तो सेफोल लॉ ऑफ टॉलरेंस एक्चुअल में टेम्परेचर से ही रिलेटेड ये बात है, टेम्परेचर से ही। तो सेफोल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे रहना पसंद करता है। टेम्परेचर अगर मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट करने का मतलब न तो ज्यादा हो न ही कम हो, और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, सेफोल लॉ ऑफ टॉलरेंस में केवल टेम्परेचर पे ही बात नहीं किया गया, प्रेशर भी होगा, वाटर भी होगा, हीट भी होगा, मतलब कोई भी चीज। तो उसमें बोला गया कि जो मॉडरेट रहेगा उसी में ऑप्टिमम जो रहता है ऑर्गेनिज्म वहां पे सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे इसका ग्राफ से समझिएगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। ये नीचे देखिए कि ये वाला ग्राफ का ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो यहाँ बात किया लो है कोई भी चीज, और यहाँ हाई। तो कोई भी चीज क्या, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट। और इस डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में पॉपुलेशन साइज को लिया गया सेफोल लॉ ऑफ टॉलरेंस में। और जब ग्राफ बनाया गया इन दोनों का, तो मालूम चला ये जो ग्राफ आया था इस तरह से आया था। बेल सेफेड ग्राफ बोलते हैं इसको, बेल सेफेड। ये जो ग्राफ बोला जाता है बेल सेफेड ग्राफ बोला जाता है। इस ग्राफ में जो बात करें तो इसको जोन में बांट दिया। मान लीजिए हम टेम्परेचर लेके आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर तो होता क्या है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है, बोले तो निगेटिव में नहीं, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जहां हमेशा बर्फ जमा रहता है तो वहां ऑर्गेनिज्म अपसेंट। पोलर रीजन इस सब में ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेम्परेचर अगर बहुत ही कम है, हमेशा बर्फ जमा हुआ है, तो वहां ऑर्गेनिज्म आपको क्या हो जाएगा, अपसेंट, ऑर्गेनिज्म है ही नहीं पोलर रीजन में। फिर पोलर रीजन जहां बर्फ जमा है तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वैसा जगह जहां पे साल भर में 2-3 महीना 4 महीना बर्फ रहता है, तो वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म रहना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को बोलता है फ्यू ऑर्गेनिज्म। नहीं, जैसे ऑर्गेनिज्म को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है यही कहलाता है फ्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कम ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इस जगह की बात करें तो लगभग मान लीजिए गर्मी में 45 डिग्री तक चला जा रहा है, ठंडा में 7 डिग्री 8 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर होता है, 15 से लेके 20, तो उसमें देखा गया कि ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए ऑर्गेनिज्म बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर। लेकिन उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अब ऑर्गेनिज्म घटने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया, और यही ऑर्गेनिज्म घटता जाएगा। अब एक समय आता है जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां फ्यू ऑर्गेनिज्म रहेगा। जहां पे ज्यादा हीट है, ज्यादा टेम्परेचर है, ऑर्गेनिज्म वहां घटते जाएगा। और जो डेजर्ट उजर्ट की बात करें, नहीं, वहां पे कई एक ऑर्गेनिज्म अपसेंट होने लग जाता है। तो यही बेल सेफेड ग्राफ है। तो इसमें बोला गया ऑप्टिमल रेंज ऑफ टॉलरेंस यही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा जो टॉलरेट करता है, तो बीच वाला, बोले तो न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम है तो स्ट्रेस जोन, ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस में आ गया। बहुत ज्यादा है तो भी स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन एक लिमिट से, स्ट्रेस से और कम हो गया तो नहीं रहेगा, और लिमिट से और ज्यादा हो गया फिर नहीं रहेगा। तो इसी बात को बोला जाता है सेफोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेफोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस जो बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है कि ऑर्गेनिज्म मॉडरेट होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी में ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर पे हम लोग बात करते हैं, एक होता है रेगुलेटर। किसको बोलेंगे रेगुलेटर? तो रेगुलेटर जो बोला जाता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख ले। जैसे हम लोग रेगुलेटर में आते हैं, हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते, नहीं, हम लोग जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते। ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है फिक्स रहता है। थोड़ा बहुत आधा से 1 डिग्री का वेरिएशन आएगा, थोड़ा बहुत, वो भी न के बराबर का ये वेरिएशन है, फिक्स रहता है। मतलब हम लोग अपने बॉडी को रेगुलेट कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अब गिर रहा है, फिर भी हमारा बॉडी हीट रहेगा।
और वही हीट रखने के लिए तो हम लोग स्वेटर जैकेट ये सब पहनने लग जाते हैं, स्वेटर जैकेट ये सब पहनने लग जाते हैं। नहीं, जब ठंड गर्मी आता है, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर रहता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, मतलब मेंटेन करके रखते हैं। तो हम लोग हैं रेगुलेटर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो कि क्या होता है, रेगुलेट नहीं करता है, और जो रेगुलेट नहीं करता उसको बोलता है कन्फर्मर। वैसा है ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, कन्फर्मर। कन्फर्मर क्या है, जो रेगुलेट नहीं करेगा, मतलब कन्फर्मर का बॉडी टेम्परेचर जो है, तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर कन्फर्मर के बॉडी टेम्परेचर का। एक्चुअल में क्या है, हीट को रेगुलेट करने में, बॉडी के हीट को या टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत सारा एनर्जी खर्च हो जाता है। हम लोग भी अपना ढेर सारा एनर्जी बॉडी के हीट को कंट्रोल करने में लगा देते हैं। तो कन्फर्मर थोड़ा कंजूस टाइप का है, तो बोलता है कि क्या फर्क पड़ेगा, फ्लक्चुएट होने दो। फर्क तो उसको पड़ता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करवाता रहता है। तो उसको बोलता है कन्फर्मर, जो अपने बॉडी को के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता है, या यूं बोलिए कि एनर्जी खर्च वहां पे नहीं करेगा, तो उसको बोलता है कन्फर्मेशन। ये टेम्परेचर ही नहीं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इस सबको भी वो मेंटेन नहीं करेगा, कन्फर्मर है। और एक होता है पार्शियल रेगुलेटर, तीन होता है। तो रेगुलेटर में जैसे हम लोग आ गए, जो हमेशा बॉडी टेम्परेचर को या कंसंट्रेशन को या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को हमारा बॉडी क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रखता है। कन्फर्मर वो हो गया जो किसी भी चीज को, कोई भी पैरामीटर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, छोड़ दिया एनवायरमेंट के भरोसे। और एक होता है पार्शियल। पार्शियल वाला जो होता है ना, ये क्या करता है, पार्शियल की जो हम लोग बात करते हैं, शुरू में ये कन्फर्मर होता है, शुरू में छोड़े हुए रहता है, लेकिन जब इसको लगता है कि अब अगर कंट्रोल न किए तो मारे जाएंगे, उस समय से ये क्या करने लगता है, रेगुलेटर। तब ये रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। शुरू में एक लिमिट तक ये छोड़ देता है, बाद में रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है, नहीं टेम्परेचर में। इसी टेम्परेचर में जो हम लोग थोड़ा और बात करें, नोट करके जो दिया है, स्ट्रेसफुल जो कंडीशन हो जाता है, एक्सटर्नल कंडीशन अगर स्ट्रेसफुल हो जाए, तो वहां तो या तो मेंटेन कीजिए या नहीं तो माइग्रेट कीजिए। माइग्रेशन, सस्पेंशन, ये सब में चला जाता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लैक, एक एक पढ़ना आपको, लैक में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, तो इसको आपको समझिए इससे लैक। थर्मल मतलब हो गया टेम्परेचर, स्ट्रेटिफिकेशन एक तरह का बंटवारा, नहीं, लैक का बंटवारा। अगर डीप लैक है तो ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको नाम दिया था ईपी लेमनियन, ईपी मतलब अपॉन लेमनियन, और सबसे नीचे हाइपो, हाइपो लेमनियन, और बीच वाला होता है मेटाक्लाइन लेमनियन के नाम से जाना जाता है, मेटा लेमनियन। तो गर्मी के दिन में आप देखिएगा कि वाटर बॉडी जो है उसका ऊपर का जो वाटर है होता है वार्म होता है, गर्म होता है। ठंडी में, गर्मी में ऊपर वाला वार्म, नीचे वाला कूल। अब इधर हीट ज्यादा है, नीचे में हीट कम है, तो यहाँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लग जाएगा, हाई से लो की ओर मूव करेगा। तो बीच में जो होता है थर्मोक्लाइन, मॉडरेट टेम्परेचर, थर्मोक्लाइन बोला जाता है, नहीं तो थर्मोक्लाइन वाला। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो मौसम के अकॉर्डिंग ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन चलता रहता है, मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे मौसम के अकॉर्डिंग जो बात करें, तो यहाँ देखिए चार कंडीशन यहाँ दिखाया गया है। विंटर में, ठंडा के समय में ऊपर का टेम्परेचर 0 के आसपास चला गया, बहुत जगह तो निगेटिव भी हो जाता है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री, गौर से देखिए 4 डिग्री को कांस्टेंट कर दिया गया है, तो कोई तो बात होगा 4 डिग्री में। तो ये तो विंटर। स्प्रिंग सीजन में ये सब आपस में मिक्सिंग हो जाता है। समर में बात करें तो ऊपर का टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास चला जाता है, लेकिन नीचे फिर भी टेम्परेचर मेंटेन है। और ऑटम में देखिए फिर से ये इस तरह से मिक्स हो जाता है, तो 4 डिग्री मेंटेन है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फिगर देखिए, ये फिगर में और भी बात आपको क्लियर होगा। जैसे समर में कैसा स्ट्रेटिफिकेशन होता है, समर गर्मी की ये बात कर रहा है, तो समर में स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो समर में वार्मर लेयर ऊपर होगा, ऊपर वाला जो होगा गर्म लेयर होता है, और नीचे क्या हो गया, कूल, और बीच में थर्मोक्लाइन। लेकिन जैसे मौसम चेंज किया, ऑटम रीजन,
ये मिक्स हो जाता है, वाटर क्या हो गया, मिक्स। क्या है कि ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा था, नीचे कम, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा, ऑलवेज हीट हाई टू लो फ्लो करेगा। विंटर जैसे आएगा अभी का टाइम, तो ये क्या हो गया 0 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा 4 डिग्री। विंटर में 4 डिग्री नीचे, 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर कभी नहीं जाता है वाटर बॉडी का। और फिर जैसे स्प्रिंग टर्नओवर होगा फिर से मिक्सअप हो जाएगा, क्या कि नीचे का टेम्परेचर क्या था ज्यादा, ऊपर का कम, तो हीट जो है नीचे से ऊपर की ओर माइग्रेट करेगा, तो एक तरह से क्या है ये मिक्सिंग हो जाता है, तब तक में बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। 4 डिग्री में पक्का कोई बात है, तभी तो 4 को फिक्स किया है बच्चों। एक्चुअली 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोग बात करते हैं ना 4 डिग्री, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की जो हम लोग बात करते हैं, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर का जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा कब रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर मैक्सिमम डेंसिटी हो जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि अंटार्कटिका रीजन जहां पे ऊपर तो बर्फ जमा हो जाता है, समुद्र मुद्र सब पूरे वाटर बॉडी में बर्फ जमा रहता है, फिर भी मछली कैसे जिंदा रह जाता है अंटार्कटिका रीजन में जहां हमेशा बर्फ ही जमा है एक तरह से कहीं, तो पक्का वहां कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो यही 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में क्या है, ये मान लीजिए वाटर बॉडी है और ऊपर अगर बर्फ जम भी गया, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर निगेटिव में हो गया, तो बर्फ जम जाएगा वाटर बॉडी, बर्फ जमा। अब बर्फ जैसे जैसे जमेगा तो पहले तो परत दर परत ये मोटा होता जाएगा, ये परत दर परत क्या होगा, वाटर आइस मोटा होता जाएगा। लेकिन अब एक लिमिट के बाद ये आइस इंसुलेटर का काम कर देता है, बाहर के टेम्परेचर और एयर को बाहर ही रख दिया और अंदर के अंदर ही रख दिया, इसको बाहर नहीं आने दिया। क्यों, कहिएगा सर पूरे में जम जाता, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा कि जो आइस है उसका घनत्व डेंसिटी कम होता है वाटर से, और उसमें भी वाटर मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैक्सिमम डेंसिटी पे आ जाता है, कितने डिग्री पे 4 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं मैक्सिमम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी मैक्सिमम पे आ गया, और मैक्सिमम डेंसिटी पे आया तो नीचे का जो पानी है नहीं उसके ऊपर ही आइस रहेगा, और नीचे जो पानी है तो अंटार्कटिका रीजन में मैंने बताया था एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है, ब्लबर है, वो सब के मदद से वो अपने को बचा लेता है। नीचे पानी ही रह गया ना पूरा, कभी भी पानी नहीं जमता है। जैसे साइबेरियन रीजन में चले जाइए आप, साइबेरिया वहां पे क्या होता है, इस वाटर बॉडी के ऊपर आप लोडेड ट्रक गुजार दीजिए, कोई इशू नहीं, इतना मोटा चादर हो जाता है बर्फ का कि लोडेड ट्रक भी उस पर से गुजर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे नीचे पानी रह ही जाता है, क्यों रहता है, क्योंकि वाटर का एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मैक्सिमम डेंसिटी में चला जाता है। तो आइस जो भी है, आइस को कभी भी पानी में डाल के देखिएगा वो हमेशा तैरता रहेगा। तो आइस ठीक है, चादर पहले पतला हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा मोटा होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद बाहर के टेम्परेचर कोई अंदर घुसने नहीं देगा और अंदर वाले को बाहर नहीं निकलने देगा, जस्ट लाइक इंसुलेटर का काम कर दिया। नहीं, तो अंटार्कटिका रीजन में यही रीजन है कि फिर भी मछली वहां जिंदा रह जाती है, या जलीय जीव जंतु वहां जिंदा रह जाता है। तो एक तो रीजन ये है, और दूसरा रीजन मैं पिछले क्लास में बताया था कि आइस निक्लेटिंग प्रोटीन रखा हुआ है, नहीं ब्लबर रखा हुआ है, फैट वैट रखा हुआ है, सील सब के बारे में बताए थे कि फैट जो उसका रजाई की तरह काम कर देता, तो ये चीज हो जाता है। क्लियर है। अब आता है एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड दो टर्म यूज होता है। एल्टीट्यूड होता है हाइट और लेटीट्यूड होता है डिस्टेंस। एल्टीट्यूड हाइट, लेटीट्यूड डिस्टेंस। अब हाइट है तो कहां से कहां तक है, किसको बोलेंगे हाइट। जैसे मैं बोलूं कि मैं जो अभी पोडियम इस पे खड़ा हूं स्टेज पे, तो मैं पूछूं कि मैं कितने हाइट पे हूं, तो कोई बच्चा क्या करेगा, यहां से बोलेगा अपना आप सरफेस से लीजिएगा, तो क्या बोलिएगा कि सर आप 3 फीट पे हैं। कोई बच्चा बोलेगा हम यहां से कहाँ लें, नीचे से लें, जमीन के सतह से लें, तो जमीन के सतह से लेगा तो मालूम चलेगा हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो 14-15 फीट के ऊपर में।
नहीं, और जमीन में भी किस कहीं का जमीन ऊपर है, कहीं का जमीन नीचे है, तो क्या होगा, हाइट मेरा चेंज हो गया। इतना बच्चा नापा, सब अपना अपना पैरामीटर लेके नाप दिया, तो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो एक लॉ बना दिया गया है, हाइट जब भी लेना है आपको सी सरफेस से लेना है, समुद्र के सरफेस से। अब सी सरफेस से अगर हाइट लीजिएगा, नहीं, एबव द सी सरफेस जो हाइट लीजिएगा तो सबका सेम ही आएगा। तो एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, लेकिन ध्यान रखना है कहां से, सी सरफेस से। और लेटीट्यूड होता है डिस्टेंस, जैसे मेरा डिस्टेंस इस बच्ची से अलग है, उस बच्चे से अलग है, उससे अलग है, नहीं, तो डिस्टेंस भी वेरिएशन आएगा। तो इसीलिए एक पैरामीटर बनाया गया कि डिस्टेंस जब भी लेना है इक्वेटर रीजन से लेना है। कहां से, इक्वेटर से। तो जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे इक्वेटर, और हाइट की जब भी बात करेंगे सी सरफेस। बच्चों एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे हमारा जो अर्थ है उसको बांट दिया गया, उसको 4 भाग में मेनली बांटा जाता है, जिसको क्लाइमेटिक रीजन या क्लाइमेटिक जोन के नाम से भी आप जान सकते। ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है, नहीं, और आर्टिक और अंटार्कटिक होता है। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे बांटा। कैसे बांटा इस पे अगर आपको जानना है, वैसे तो यहाँ दिया हुआ है, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा अर्थ कैसा है, तो एक तरह से मानिए कि राउंड की तरह, ठीक है, थोड़ा चपटा होता है मालूम है, लेकिन राउंड। और इक्वेटर बोल रहे हैं ये, और इधर बोल रहे हैं नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड, नहीं। और सन हमारा जो होता है ना, सन मान लीजिए यहाँ है सन, तो सन का जो लाइट आएगा इक्वेटर पे सबसे तेज आएगा, नजदीक है। लेकिन यहां से अगर डिस्टेंस इधर बढ़ जाए तो थोड़ा तिरछा लाइट गिरेगा, एंगल पे लाइट गिरना स्टार्ट कर देगा। लाइट क्या होगा, एंगल पे गिरना स्टार्ट कर देगा, नहीं। इसी चीज को बांटा गया है, इसी चीज को जो बांटा, तो बोला कि ये 0 डिग्री है, 20 डिग्री ऊपर चले जाइए या 20 डिग्री नीचे आ जाइए। तो इसी चीज को ऐसे बताया, तो लंबा करके बताया ताकि दूर दूर लिखा पाए। तो इक्वेटर रीजन आपका ये हो गया, इक्वेटर तो ये है, तो इक्वेटर से 20 डिग्री अप या 20 डिग्री डाउन वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। 20 डिग्री का लिया गया, क्या कि सन यहाँ है तो यहाँ पे एंगल कुछ ना कुछ आएगा ही, नहीं। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, क्यों गर्मी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहां सन नजदीक है इक्वेटर रीजन में। इक्वेटर रीजन का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, समान का ही रहेगा। तो 20 डिग्री अप या डाउन जाइए तो वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर और 20 डिग्री अप डाउन जाइए तो उसको बोलता है सब ट्रॉपिकल। फिर 20 डिग्री उससे भी अप डाउन जाइए तब कहलाता है टेम्परेट, टेम्परेट। और फिर 20 डिग्री और ऊपर जाइए तो लगभग कहलाता है आर्टिक जोन। नॉर्थ साइड में होता है आर्टिक, और अंटार्कटिका साउथ साइड में, अंटार्कटिक जोन। नहीं, तो आर्टिक और अंटार्कटिक कहिए कि जहां पे बर्फ जमा रहा था, पोलर रीजन यही हो गया, पोल, ये नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल। तो एंगल एक्चुअल में डिस्टेंस सन से क्या हो गया, बहुत ज्यादा दूर हो गया, नहीं, तो वहां धूप ज्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्या हो गया, हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो इसको 4 भाग में बांटा है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और टेम्परेट, और देन आर्टिक और अंटार्कटिका जोन में बांट दिया गया। याद रखना है, आर्टिक नॉर्थ पोल पे, अंटार्कटिक साउथ पोल पे, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ, ठीक। लेकिन ये जो बांटा कितना है, एंगल के बेसिस पे बांटा है। तो 0 to 20 अप या डाउन ट्रॉपिकल, 20 to 40 सब ट्रॉपिकल, 40 to 60 टेम्परेट, और 60 to एबव, नहीं। तो आर्टिक और अंटार्कटिका जोन में इस तरह से यहाँ पे बांट दिया गया है। क्लियर है। तो टेम्परेचर और लाइट वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको दिखेगा, टेम्परेचर, लाइट ज्यादा आएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम रहता है किस जगह, इक्वेटर रीजन पे। और वही इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के कारण जो डिस्टेंस बढ़ता गया तो वहां का मौसम चेंज होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहां का वेजिटेशन चेंज हो जाएगा, फ्लोरा एंड फ्यूना में चेंजेस आ जाएगा एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे। एक टर्म आता है इसी में, सॉइल और इडेफिक फैक्टर, सॉइल। तो चलिए सॉइल के बारे में थोड़ा सा बात करते बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशन, सॉइल को 7 इकोलॉजिकल ग्रुप में बांट दिया गया, 7 ग्रुप में बांटा गया। एक होता है हेलोफाइट,
हेलो, हेलो बोले तो साल्टी सॉइल या सलाइन सॉइल, हेलोफाइट। अफाइट बोले तो प्लांट। सेस्मो, पहले भी ये सब बताया सेस्मो टर्म। सैंड, सैंडी सॉइल। लिथो, रॉक, प्लांट ग्रो ऑन रॉक, तो लिथो। नहीं, चेस्मोफाइट, चेस्मो रॉक के सर्विक्स में, रॉक का जो दरार होता है, दरार, उसको रॉक का सर्विक्स बोला जाता है। रॉक के सर्विक्स में अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको बोलते हैं चेस्मोफाइट। चेरेसोफाइट, वेस्टलैंड, वैसा प्लांट जो वेस्टलैंड, ऐसे ही फालतू का जमीन था, कचरा उचरा फेंका हुआ था, उसी कचरे वाले जमीन इस सब पे अगर ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेरेसोफाइट। इरेमोफाइट, ड्राई एरिया में अगर प्लांट ग्रो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेमोफाइट। और एक है क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब लो टेम्परेचर, प्लांट जहां लो टेम्परेचर पे ग्रो करेगा या कोल्डर सॉइल में ग्रो करेगा तो उसको क्या बोलता है? क्रिप्टोफाइट। तो टेम्परेचर इस सब के बेसिस पे, यहाँ पे सॉइल का कंडीशन के बेसिस पे ये मेनली कि इसको 7 इकोलॉजिकल ग्रुप में बांट दिया गया है। तो जहां बोल दे हेलोफाइट, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हेलो बोल दिया और प्लस फाइट, टर्म तोड़िएगा, हेलो मतलब सलाइन और फाइट मतलब प्लांट। सेस्मो मतलब सैंड, प्लांट, सैंडी प्लांट या सैंड पे ग्रो करने वाला प्लांट, बालू में। लिथो बोल दिया तो रॉक, रॉक पे ग्रो करने वाला प्लांट। नहीं, चेस्मो बोल दिया तो रॉक के सर्विक्स में, दरार में ग्रो करने वाला प्लांट। चेरेसो वेस्टलैंड पे ग्रो करने वाला प्लांट। इरेमो ड्राई एरिया, ड्राई एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट। और क्रायो, क्रायो बोले तो लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला प्लांट। बच्चों सॉइल की जो हम लोग बात करते हैं, सॉइल, सॉइल आखिर बोलते किसको है? तो अपर मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ क्रस्ट का, और जो हमारा है उसका सबसे ऊपरी लेयर जो वेदरिंग ऑफ रॉक से बना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, नहीं, कैसे बनेगा? अर्थ जो है क्रस्ट फॉर्मेशन बाय वेदरिंग ऑफ रॉक, तो उसी को बोला था सॉइल। सॉइल में बात करें तो उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। आपका एनसीईआरटी लिखता है 1 हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी सॉइल में सैकड़ों बैक्टीरिया होता है। आपको बता दूं एक चुटकी सॉइल में हजारों बैक्टीरिया हो सकता है। हम लोग लैब में करके देखे हैं, अगर एक चुटकी सॉइल में हजारों बैक्टीरिया। एनसीईआरटी लिखता है एक मुट्ठी सॉइल में सैकड़ों। तो खैर कोई बात नहीं है, आप एक मुट्ठी ही याद रखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि सैकड़ों बैक्टीरिया है, ढेरों बैक्टीरिया एक मुट्ठी सॉइल में है। तो सॉइल में बैक्टीरिया अगर है तो वो क्या हो गया? लिविंग। फंगस ही सब है तो लिविंग, तो उसमें तो लिविंग है। अब प्लस सॉइल है तो नॉन लिविंग वाला भी पार्ट होगा ही होगा उसमें। तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग की हम लोग बात कर रहे हैं, सॉइल में लिविंग प्लस नॉन लिविंग, तो ये दोनों मौजूद होता है। सॉइल में अगर हम लोग बात करें तो मिनरल्स लगभग 45% होता है, वाटर 25%, एयर 25%, और ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं ये 5%। तो ज्यादातर क्या है? मिनरल्स ही सब रहेगा। यही मिनरल्स को तो प्लांट ले पाता है, यही मिनरल्स तो प्लांट ले पाता है। तो बाद में हम लोग खाते हैं तो कहते हैं मिनरल्स आ गया बॉडी में। अलग बात है हम लोग डायरेक्ट सॉइल को नहीं खा सकते, हम लोग डायरेक्ट सॉइल को खा नहीं सकते, जबकि पूरा का पूरा मिनरल सॉइल में ही है। सोचिए कितना अच्छा रहता, मिट्टी खाने वाले अगर हम लोग रहते तो भूख लगा किधरों से खोदिए खा लीजिए 2 किलो मिट्टी, 2 किलो 4 किलो खा लीजिए, नहीं मजे आ जाता है। इतना मारा मारी ही नहीं रहता है, इतना मारा मारी ही नहीं रहता अगर मिट्टी हम लोग खाने लग जाते तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी खाते नहीं है, हम लोग मिट्टी खाते नहीं। बच्चों जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। 1 इंच सॉइल बनने में 500 से 1000 साल का टाइम ले लेता है। सोचिए बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मात्र 1 इंच सॉइल बनने में 500 से 1000 साल का समय लग गया। 1 इंच सॉइल बनने में 500 से 1000 साल का समय लग जाता है। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है इसको बोलता है पेडोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नहीं, और उसका जो स्टडी करता है उसको बोलता है पेडोलॉजी, और जो स्टडी करेगा पेडोलॉजिस्ट। नहीं, सॉइल मिनरल्स मैटर पे आइए। तो सॉइल जब भी बनेगा वेदरिंग से बनेगा, वेदरिंग ऑफ रॉक, तो उसमें मिनरल पार्टिकल सब होगा, लेकिन मिनरल पार्टिकल सबका अलग अलग साइज होता है।
सॉइल को 5 टाइप मिनरल पार्टिकल में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। सबसे फाइन सॉइल जो होता है क्ले, क्ले के बारे में बोला जाता है इसका साइज बहुत ही छोटा होता है 0.02 mm, या उससे भी छोटा साइज का जो सॉइल होता है उसको हम लोग रखते हैं क्ले में। क्ले, क्ले से बड़ा लगभग 10 गुना बड़ा होता है सिल्ट, सिल्ट से 10 गुना बड़ा फाइन सैंड, फाइन सैंड से ज्यादा 10 गुना कोर्स सैंड, कोर्स सैंड से 5 गुना बड़ा लगभग होता है ग्रिल या ग्रेवियल, और उससे भी एक तरह से कहिए कि और जो हम लोग बात करें बड़ा, सबसे बड़ा क्या कहलाता है, कोर्स ग्रेवियल। तो क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवियल, कोर्स ग्रेवियल, ये सॉइल का साइज को बांट दिया गया। सबसे फाइन सॉइल क्या हो गया, क्ले, नहीं क्ले। तो क्ले जनरली जो आप देखिएगा कुम्हार मिट्टी जो बोलते हैं हम लोग, कुम्हार मिट्टी नहीं, मूर्ति उर्ति जो बनाया जाता है तो वो सब क्ले का ही यूज करता है, वो सब ज्यादातर क्या यूज करता है, क्ले। तो जो फाइन है, नहीं क्ले में है कि जिस शेप में ढाल दीजिएगा उस शेप में रहेगा, तो क्ले। उसके बाद सिल्ट, फिर फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवियल और कोर्स ग्रेवियल। एक टर्म यूज होता है सैंडी सॉइल, नाम से क्लियर है, मतलब बालू ज्यादा होगा तो 85% सैंड, ठीक कर लीजिएगा, एंड नहीं है, सैंड है, एस छोड़ दिया। सैंडी सॉइल में 85% सैंड और 50% क्ले, डे नहीं है, क्ले है, सीएल को डे मिला दिया, नहीं ये मिल जाएगा। लोमा सॉइल किसको बोलेगा, 70% सैंड और 30% क्ले, लोमा सॉइल। और सिल्ट क्या बोलता है, 90% सिल्ट 10% सैंड, तो उसको बोलता है सिल्ट। नहीं, तो सॉइल का जो है ना ढेर सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, उसके पार्टिकल के साइज पे, उसके कंपोजिशन पे, ग्रेन साइज पे, उसका नहीं एग्रीगेशन पे, तो ये सब परकोलेशन पे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सब पे बांटा गया है। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉइल का होता है उसमें जो पैरामीटर देखेंगे तो पीएच देखा जाता है, मिनरल का कंपोजिशन सब देखा जाता है कितना है, टोपोग्राफी डिटरमाइन करता है, नहीं उस एरिया का वेजिटेशन डिटरमाइन करेगा, और भी ढेर सारा फैक्टर है जो ये सबको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। चलिए नोट करके लिखा हुआ लोमा सॉइल जो होता है ये बेस्ट सॉइल होता है, किसके लिए, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, खेती करने के लिए लोमा सॉइल बेस्ट सॉइल माना जाता है। बेस्ट इसलिए माना जाता है कि लोमा सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, लोमा सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की जो बात करें ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है लोमा सॉइल। एक होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे बात करते हैं हम लोग। बच्चों सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे आए तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में मेनली 3 बात होता है, लिटर, डफ और ह्यूमस। ऐसे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमस। लेकिन ध्यान रहे डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो कोई ना कोई लिविंग मरा होगा, लिविंग का पार्ट ही होगा, तभी तो ऑर्गेनिक में है। डेड ऑर्गेनिक मैटर को बोलता है ह्यूमस। ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है तो डिकम्पोजिशन होता है किसका, प्लांट का और एनिमल, जो उसका जो रेमेन्स है वो सब का क्या होता है, डिकम्पोजिशन, तभी जाके बनेगा। देखिए जो फ्रेशली फॉल लीफ होता है, जैसे तुरंत का गिरा हुआ लीफ, वो कहलाता है लीटर या डेट्राइटस, डेट्राइटस या लीटर के नाम से जाना जाता है फ्रेशली। मान लीजिए कहीं प्लांट लगा है, तुरंत का लीफ गिरा तो बोलेंगे डेट्राइटस है या लीटर है। लेकिन कुछ लीफ ऐसा होगा जो 10 दिन पहले गिरा होगा, जो आधा सर गल गया होगा, सर रहा होगा, कचरा टाइप का दिखता है, तो उसको बोलते हैं डफ। लीटर के बाद जो पार्शियली डिकम्पोज है तो उसका नाम देता है डफ, डफ बोले तो कचरा, डफ बोले तो कचरा। तो लीटर बाद में बन जाता है डफ। कोई तो ऐसा होगा जो 6 महीना पहले गिरा था लीफ, तो पहले अभी जो गिरा लीटर, कुछ दिन पहले डफ, और जो और पहले गिरा था वो सब क्या बन चुका है, ह्यूमस। देखिए लीटर में और ह्यूमस में स्मेल नहीं आएगा, इसमें स्मेल नहीं आएगा, इसमें भी स्मेल नहीं आएगा, लेकिन ये जो कचरा वाला पार्ट है बोले तो डब, तो कचरा कैसा स्मेल करता है बताने का तो आपको जरूरत है नहीं, नहीं उसमें क्या आ जाएगा, स्मेल वाला पार्ट हो जाएगा। एक्चुअल में माइक्रोबियल एक्शन हो रहा होता है,
इसको डिग्रेड किया जाता है, और जब डिग्रेडेशन कर रहा होता है तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फंजाई ग्रो करेगा, वो सब वहां पे ग्रो करता रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डफ। कचरा वाला जो पार्ट है उसी को बोला जाता है डफ। तो एक हो गया लीटर, दूसरा हो गया डफ, और तीसरा क्या बात करेंगे, ह्यूमस। तो लीटर, डफ और ह्यूमस, 3 पार्ट में बांट दिया गया। नहीं, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है या फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस जो होता है, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसका ब्रेक डाउन होगा, तो कम्प्लेक्स जो पार्टिकल सब है उसका ब्रेक डाउन होता है। तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सब जो है उसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस सब में तोड़ने का काम होगा। जिस चीज का बना हुआ है वो लिविंग, उसको में तोड़ दिया जाएगा। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, नहीं, इसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा। डेड प्लांट रिमेन्स जो है, तो डेड प्लांट का क्या आ सकता है, लीफ, बार्क, फ्लावर हो सकता है। नहीं, डेड रिमेन्स है, एनिमल का भी डेड रिमेन्स है, फिकल मटेरियल है। नहीं, ये सब क्या होता है, डेट्राइटस। डेट्राइटस बोले तो फ्रेशली जो आया, फिर क्या हो जाएगा, डफ, और फिर क्या हो जाएगा, ह्यूमस। तो ये चीज हो जाता है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप सब या प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन जो हम लोग करवाते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन करवाते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर लीचिंग की हम लोग बात करते हैं, कैटाबॉलिज्म में ह्यूमिफिकेशन की बात करेंगे, और फाइनली फिर मिनरलाइजेशन की बात करते हैं। मिनरलाइजेशन करने का मतलब कि कंप्लीट तोड़ चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ा जाएगा। तो डेट्रीभोरस जो होता है या डेड चीज को खाने वाला क्या होता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म को डेट्रीभोरस भी बोला जाता है। आप लोग सुने होइएगा या जानते भी होइएगा, अर्थवर्म की जो हम लोग बात करें तो बताया जाता है कि हमारे खेतों का उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। नहीं, जिस खेत में अर्थवर्म ज्यादा रहेगा वहां का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। कि देखिए धान गेहूं जो हम लोग काटने के बाद जो खेत में रह गया तो वो सड़ेगा, गलेगा। तो उसको सबसे पहले क्या करता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म खा पी के डाइजेस्ट कर देगा। जो भी लिविंग जो मारा गया उसको अर्थवर्म सबसे पहले खा पी के डाइजेस्ट कर देता है, स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देता है। और ये प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया, लार्ज पार्टिकल को खाया उसको छोटे में तोड़ दिया। फ्रेगमेंटेशन करवाने से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं तो वहां पे बहुत सारा एंजाइमेटिक एक्शन सब आसानी से हो जाएगा। ऐसे तो ये जो प्रोसेस होता है, नहीं, फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग water soluble inorganic nutrient go down in the soil horizon and get percolate and unavailable to salt. नहीं, salt नहीं, plant. percolate as unavailable to plant होगा। बैक्टीरिया, फंजाई, एंजाइम, ये सब की जो बात करें, अब क्या होगा, जो अर्थवर्म खा पी के डाइजेस्ट किया, खा पी के निकाल दिया, अब उस पर कौन ग्रो करेगा, बैक्टीरिया, फंजाई, जो हमारे इन्वायरमेंट का क्या है, डिकम्पोजर है, मेन डिकम्पोजर है। नहीं तो उसको क्या करेगा, सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टांस में तोड़ देगा। और ये प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अब कहलाएगा, पहले अर्थवर्म खा के डाइजेस्ट किया, फिर उसके ऊपर उसके फिकल मटेरियल पे बैक्टीरिया सब ग्रो करने लगा, तो कैटाबॉलिज्म। नहीं तो डिकम्पोजिशन और कैटाबॉलिज्म एक साथ साथ चलता रहता है। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occurs during decomposition in soil. Humidification leads to accumulation of dark color amorphous substance जिसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में बोला जाता है कि माइक्रोबियल एक्शन के लिए हाईली रेसिस्टेंट होता है, जल्दी इस पे माइक्रोबियल एक्शन ह्यूमस पे नहीं होता है। नहीं, और ये कैसा नेचर का हो जाता है, कोलाइडल नेचर का। और ये ह्यूमस जो है रिजर्वायर है किसका, न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर ह्यूमस होता है। ह्यूमस की जो बात कर रहे हैं, फर्दर इसको डिग्रेड किया गया, डिवाइड किया गया, या यूं कहे कि डिग्रेड करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे तो रेसिस्टेंट होता है तो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है।
और देन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमस पे लगेगा तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में उसको तोड़ देगा, और इसी बात को बोला था मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन हो गया। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया आपका? लीचिंग, दूसरा प्रोसेस कैटाबोलिज्म, और तीसरा मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल में कन्वर्ट कर देगा। तो डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, नहीं ऑक्सीजन का उसका रिक्वायर होगा। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड केमिकल फैक्टर्स, वही कंट्रोल करेगा। इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट, चलो देखिए ये बहुत सारा फैक्टर पे डिटरमाइंड होता है कि डिकम्पोजिशन रेट स्लो है कि फास्ट। मान लीजिए डेजर्ट, तो डेजर्ट में माइक्रोब्स कम मिलेगा आपको, टेम्परेचर वहां का ज्यादा होता है, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा डेजर्ट में। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेजर्ट के अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो बताया था मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, तो वहां माइक्रोब्स क्या होगा ज्यादा, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टाइप पे डिपेंड करेगा। जैसे आप लोग सुने होगा सखुआ, लोग पलंग उलंग घर में कोई भी चीज बनाया तो किसका बनाता है? सखुआ का बनाता है। हेलो। हाँ भैया, क्लास में है, बात करें निकल के। रहिएगा घर पे अभी, हम आते हैं थोड़ा देर में ऑफिस में। ठीक। नहीं तो हम लोग जो बात करें, तो यहाँ पे जो बात करते हैं ह्यूमस वाला में, तो डिकम्पोजिशन जो होगा, एक तो माइक्रोब्स किस तरह का है, कितना ज्यादा है उस पे, दूसरा सखुआ, इस सब के बारे में बात कर रहे थे। सखुआ खुआ का क्या बनाया जाता है? टेबल कुर्सी पलंग फर्नीचर, ज्यादातर सखुआ का, नहीं तो सागवान का। क्यों? आप आम का बनाइए, कटहल के प्लांट का बनाइए, तुरंत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब सॉफ्ट होता है, लिग्निन कम होता है। सखुआ उखुआ में लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा है, तो क्या है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। देखिएगा लोग उस पर पेंट भी करवा देता है, पेंट कराने से क्या हो गया, और माइक्रोबियल एक्शन कम हो जाता है। वहां का वाटर कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो ढेर सारा फैक्टर पे ये चीज डिपेंड करता है कि वहां का टेम्परेचर क्या है, वार्मर एरिया है कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट है। वार्मर में थोड़ा स्लो होगा, मॉइस्ट में थोड़ा फास्ट होगा। ह्यूमस की जो बात करते हैं ये दो तरह का होता है। ह्यूमस दो तरह का होता है। ह्यूमस में एक होता है मोर, और एक होता है मूल। ह्यूमस में एक होता है मोर, एक होता है मूल। मोर बोले तो एसिडिक सॉइल कहलाता है, जिसका पीएच 4 के आसपास का रहता है, एसिडिक। अब मूल जो बोलते हैं, मूल तो हाई पीएच, मतलब हाई पीएच में स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं। हाई पीएच कहने का मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच की बात करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मूल। नहीं तो एक हो गया मोर, एक हो गया मूल। तो मोर में पीएच बहुत ही कम रहता है, पीएच 4 के आसपास। अब मूल की जो बात करते हैं, मूल में पीएच की जो बात करेंगे 6.5 के आसपास, 5.5 से 6.5। और इसे आपको बता दूं ये बेस्ट माना जाता है। सॉइल जो है ना, सॉइल का पीएच प्लांट के ग्रो होने के लिए कम चाहिए, कम मतलब स्लाइटली कम एसिडिक सॉइल चाहिए। एसिडिक सॉइल रहेगा ना, उसमें प्लांट तेजी से ग्रो करेगा। उसके पीछे का रीजन है कि लो पीएच अगर रहेगा तो सॉइल और मिनरल पार्टिकल के बीच का बॉन्डिंग बहुत वीक होता है, वीक, कमजोर। और जब वीक होगा तो आसानी से उसको क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मिनरल लेने में प्लांट को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अगर सॉइल बेसिक हो गया तो मिनरल्स को खींच नहीं पाता, ले नहीं पाता है प्लांट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके प्रोफाइल पे आता है, सॉइल प्रोफाइल, है ना? क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? बस सुनना है। क्या नहीं आया बोलो, क्या चीज? हाँ इकोलॉजी में ऐसा ही है, सिर्फ लेक्चर सुनिए, एक बार नोट्स रीडिंग मार के एनसीईआरटी रीडिंग मार लीजिए, काफी है, आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। कस के बोलिए ना, नींद आने लगे,
नींद इसलिए नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है इसलिए कि बाहर मौसम हो गया ठंडा और बॉडी को आप किए हुए हीट। नहीं, और कल आप ही फोन किए थे। कल कौन फोन किए? आप किए थे। ठीक है जाइए, क्लास है इसका। तो शायद सर उधर स्टार्ट कर दें। देखिए सब लोगों का है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताइए। बस इस वीक इतना दिन बर्दाश्त किए तो 3-4 क्लास और बर्दाश्त किए, खत्म ही हो जाएगा। क्या? खत्म होने वाला है। तीन चार वाला जो 11th है वो मेरा
जनवरी में निकल जाएगा। नहीं, आपका जनवरी नहीं, आपका फरवरी फर्स्ट वीक जाएगा। बिकना पारी जनवरी में चला जाएगा, कंकरबाग जनवरी में। थोड़ा सा वही 8-10 क्लास का फर्क आएगा दोनों जगह। ठीक है, तो सिलेबस मेरा रुकता नहीं है, सिलेबस हम क्लोज करके देते हैं, है ना। प्लस ये भी तो देखिए इस बार कितना, इस बार तो हम आपको नवंबर में बोले थे कि नवंबर में हम निकाल देंगे आपका बैच, बहुत तेजी में चल रहा था। लेकिन बीच में क्या होगा, छुट्टी लंबा लंबा, फिर के पाठक जी का स्टेटमेंट सब सबका कंप्लीट हो जाता। और वैसे भी अभी भी बायो ही सबसे फास्ट है। कहीं और है केमिस्ट्री फिजिक्स? फिजिक्स हो गया, तो बाकी है ना। दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। मतलब हो जाएगा तो हम कहाँ पीछे हैं, हम तो डबल पढ़ा है दोनों का। हम तो बोटनी भी पढ़ा है और जूलॉजी भी पढ़ा है। हम तो दो को लेके चल रहे हैं, बोटनी और जूलॉजी। खाली बोटनी लेके चले, जूलॉजी तो कब का मेरा खत्म हो जाता। नहीं, अब तो सोच रहे कभी कभी मन करता है बोटनी और जूलॉजी करके बैच चलाए, कि बोटनी का अलग एडमिशन और जूलॉजी पढ़ना अलग एडमिशन, दोनों का पैसा लेंगे। नहीं, 20,000 बोटनी, 20,000 जूलॉजी, एक करने से घाटा है हमको। खैर चलिए, इधर बात कर रहे थे, थोड़ा सॉइल प्रोफाइल पे बात करते हैं। सॉइल प्रोफाइल इसको समझिए। देखिए सॉइल प्रोफाइल में जो बात करें इसको समझना है, तो आप क्या करो, इसके ऊपर एक प्लांट बना दो, इसके ऊपर एक प्लांट बना दीजिए। ये प्लांट बना दिए। अब गौर कीजिए, प्लांट जो बना दिए, तो प्लांट में क्या होगा, लीफ सब होगा, टहनी होगा, बात नहीं। अब तो सबसे ऊपर में जो गिरेगा, फ्रेशली गिरा हुआ लीफ सब मिलेगा सबसे ऊपरी लेयर में, ये लेयर बांटा हुआ है। उससे पहले जो होगा, तो ये जो फ्रेशली लेयर गिरा है तो इसको क्या बोलता है, लिटर। जो पहले गिरा था आज से 15 दिन 20 दिन पहले, तो वो क्या हो गया होगा, सड़ रहा होगा, गल रहा होगा, तो उसको क्या बोला, डब। और उससे भी पहले जो गिरा होगा, तो अब कहिए कि वहां पे खाली रेमिनेंस बचा होगा इस तरह से, ये गल गया होगा, सड़ गया होगा, बोले तो ह्यूमस बन चुका होगा। बहुत जगह देखिएगा, लगेगा कि लीफ है, उठाने की कोशिश कीजिएगा, उठेगा ही नहीं, हाथ से मिटा दीजिए तो मिट जाएगा, दाग ऐसा लगेगा। तो वो सब क्या हो गया, ह्यूमस बन चुका है, ह्यूमिक बन चुका है। नहीं तो ह्यूमस, अब ये हो गया। तो देखिए 3 लेयर ऐसे ही हो गया, तो अपर लेयर को O1, देन O2, देन A1। तो O1 O2 A1 यहां तक आ गया। अब होता है बारिश, जैसे बीच में क्या हो गया, रेनफॉल हुआ, बारिश सब हुआ, तो बारिश होगा तो क्या होगा, पानी नीचे आएगा। पानी जो नीचे आएगा, तो इस लेयर में जो ह्यूमस में जितना मिनरल्स था उसको खींच के नीचे लेके आ जाएगा। तो ह्यूमस प्लस मिनरल्स किसमें लेके आ गया, A2 में। अब सबसे नीचे आ जाइए, मैंने क्या बोला, सॉइल फॉर्मेशन किससे होता है, रॉक से। तो बड़ा बड़ा रॉक होगा जिसको बोलता है अनवेदर रॉक या पेरेंटल रॉक, वैसा रॉक जिसको अभी वो अभी टूटा नहीं है, तो अनवेदर है या पेरेंटल रॉक। लेकिन फिर रॉक को तोड़ा जाएगा, जैसे रॉक को तोड़ा जाएगा उसको बोला था इनकम्प्लीटली वेदर रॉक, इनकम्प्लीट वेदर रॉक। तो रॉक को तोड़ा है तो बड़ा बड़ा रॉक होगा इसमें। नहीं, एक तो ये पेरेंटल सबसे बड़ा, मतलब ये टूटा ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टूटा हुआ, और उससे भी ऊपर आइएगा तो स्मॉल सॉइल पार्टिकल या मिनरल सब मिलेगा इसमें आपको। तो देखिए ऊपर से नीचे पहले आए, तो क्या, लिटर, डब, ह्यूमस, और ह्यूमस के बाद लीचिंग जो हुआ, जोन ऑफ लीचिंग, नहीं जोन ऑफ लीचिंग कहलाता है, लीच होके कहाँ आ गया, ह्यूमस नीचे आ चुका है, ह्यूमस प्लस मिनरल। उसके नीचे से देखे तो पैरेंटल रॉक, इनकम्प्लीटली वेदर रॉक, और यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल या मिनरल सब यहाँ पे मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो सॉइल जो है, हमारा जो सॉइल पार्टिकल की बात करें तो उसको लेयर बाय लेयर बांटा गया है। अब लेयर का नाम याद रखना होगा, O1 O2, A1 A2, B C D, या नहीं तो R। फिर से कर रहा हूं, O1 O2 A1 A2 B C D,
डी बोलिए या आर। तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है कि लेटर O1 में लीटर, O2 में डब, और A1 जैसे आएंगे तो याद रखना है वहां ह्यूमस। लेकिन क्या होगा कि बारिश होगा तो अगले स्टेज में ही ह्यूमस और मिनरल, सबसे ज्यादा मिनरल्स यही स्टेज में मिलेगा, सबसे ज्यादा मिनरल यहीं पे मिलेगा। नहीं, और उसके बाद नीचे से करना है कि इनकम्प्लीटली वेदर रॉक, या उससे पहले बात को करें तो पैरेंटल रॉक, फिर इनकम्प्लीटली वेदर, और फिर स्मॉल सॉइल पार्टिकल या मिनरल्स की जो बात। क्लियर? इस तरीके से इसको बांटा गया। अब है टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो देखिए, एक सॉइल जो बांटा जाता है रेसिडुअल, रेसिडुअल किसको बोलते हैं? वैसा सॉइल। अब जो सॉइल बनता है वहां दो प्रोसेस आता है, एक आता है रॉक का टूटना, एक है सॉइल का फॉर्मेशन, वेदरिंग ऑफ रॉक और फॉर्मेशन ऑफ रॉक, दो बात आता है। तो रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल रेस्ट, REST रेस्ट, मतलब रेस्ट में जहां रॉक टूटा है वहीं सॉइल फॉर्मेशन अगर हो, जहां रॉक टूटा है वहीं अगर सॉइल फॉर्मेशन हो, नहीं तो उसको बोलता है रेसिडुअल सॉइल। द सॉइल इन व्हिच सॉइल फॉर्मेशन दैट इज वेदरिंग एंड पेडोजेनेसिस अकर्स एट सेम प्लेस, एक ही जगह होगा तो उसको बोलता है रेसिडुअल। और एक होता है ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड में क्या होता है, जहां टूटा है वहां पे सॉइल नहीं बना है, रॉक टूटा कहीं और सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कहीं और, तो उसको बोलता है ट्रांसपोर्टेड। जैसे आप मान लो ये पहाड़ है, सपोज कीजिए कि ये पहाड़ है और रॉक टूट गया यहां पे, रॉक टूटा यहां, तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, यहां आ गया, अब यहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह से हो सकता है। तो इसको बोलता है रेस्ट में ये नहीं है, ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल को फिर बांट दिया गया, अगर ग्रेविटी के कारण आगे आ जाए, ग्रेविटी अभी बताया पहाड़ पे टूटा तो नीचे आया किसके कारण, ग्रेविटी, तो वैसे सॉइल को बोला था कोल्यूवियल सॉइल। नहीं, ग्रेविटी के कारण अगर ट्रांसपोर्ट हो गया है और तब सॉइल फॉर्मेशन हुआ है तो कहलाता कोल्यूवियल। एक होता है वाटर के थ्रू, अगर एक जगह से दूसरे जगह चला गया है, बार बार में आप लोग देखते हो बाढ़ में कहीं गड्ढा है तो वो भर गया, तो उसको बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। क्या नाम देंगे, एल्यूवियल। एक हो गया कोल्यूवियल, एक हो गया एल्यूवियल, एल्यूवियल सॉइल। तीसरा क्या होता है, अच्छा एल्यूवियल सॉइल जो होता है हाईली फर्टाइल होता है, याद रखना है। जिस एरिया में बाढ़ आता है वहां पे खाद पानी का जरूरत नहीं पड़ता है। अलग बात है कि आजकल ट्रेंड बन गया है खाद डालना। जिस एरिया में बाढ़ आता है, जैसे मेरे भी एरिया में कुछ लैंड ऐसा है जहाँ पे साल 2 साल 3 साल में एक आध बार बाढ़ आ जाता है, उस एरिया में जरूरत नहीं है खाद पानी डालने का, लेकिन फिर भी हम लोग डालते हैं, ताकि सब डाल रहा हम कैसे नहीं डालें। वही वाला बात हो जाता है, देखा देखी गांव सब में क्या चलता है, देखा देखी लगाएगा। वैसे ये चीज अच्छा है, प्रोडक्शन सबका बढ़ेगा। नहीं तो देखा देखी भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि जिस एरिया में बाढ़ आया उस एरिया, तो बाढ़ वाला जो सॉइल होता है हाईली फर्टाइल होता है। एक होता है ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियर हो गया आइस कैप, बड़ा बड़ा आइस के सहारे अगर रॉक एक जगह से दूसरे जगह आ गया और तब वहां पे सॉइल फॉर्मेशन हुआ तो उसको बोलता है ग्लेशियल। एक होता है ईओलियन सॉइल, फास्ट ब्लोइंग विंड जो होता है, हवा आंधी तूफान के समय देखिएगा आंख खोलना मुश्किल हो जाएगा, आपको फील होगा कंकर पत्थर टकराता हुआ बॉडी में, तो वो सब क्या हो गया, फास्ट ब्लोइंग विंड के सहारे जो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है उसको बोलता है ईओलियन सॉइल। तो चार में बांटे, क्या बोले, कोल्यूवियल ग्रेविटी के कारण, एल्यूवियल वाटर के कारण, ग्लेशियल आइस के कारण, और विंड के कारण ईओलियन सॉइल। बेस्ट पीएच सॉइल की बात करें जो होता है वो क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए अभी अभी बताए थे 5.5 से लेके 6.5 वाला। एक्सेस वाटर अगर कहीं है तो सैलिनिटी प्रॉब्लम दे देगा। क्या सैलिनिटी प्रॉब्लम, मान लीजिए ये क्लासरूम में एक गड्ढा है, ये जमीन है और इसमें गड्ढा है, अब मान लीजिए बारिश हुआ, तो बारिश हुआ तो सब जगह का पानी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, गड्ढा में आ गया।
अब प्रॉब्लम क्या आता है, ये जो गड्ढा में पानी सब आ गया, तो पानी अकेला नहीं आता है, पानी अकेला नहीं आएगा, along with मिनरल्स आया। अब जो सनलाइट आएगा तो पानी तो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो मिनरल्स है वो तो रह गया, और जो मिनरल्स रह गया वो क्या करेगा, सॉइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, तो वहां पे नॉर्मल प्लांट व्लांट ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, तो इसको बोलता है एक्सेस वाटर प्रोड्यूस सेलिनिटी प्रॉब्लम। क्या है कि आप लोग को पहले भी पढ़ाया हो कि ये अगर इसमें प्लांट को ग्रो करवा दीजिएगा आप, ये मान लीजिए ये प्लांट ग्रो कर गया, और ये सपोज कीजिए प्लांट का सेल है, तो बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कम है, तो पानी बाहर खींचा जाएगा, जबकि प्लांट को क्या चाहिए, पानी अंदर चाहिए। तब दो बात है, या तो प्लांट मर जाए, या नहीं तो प्लांट को एक्टिवली खींच के लाना पड़ेगा, एटीपी खर्च करना पड़ जाएगा, तब जाके ये जिंदा रह पाएगा। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। क्लियर। एक होता है इसी में अदर एबायोटिक कंपोनेंट में आइए, नहीं अदर में, ऐसे तो खत्म हो गया एबायोटिक कंपोनेंट हम लोग का, लेकिन कुछ एडिशनल बात, जैसे कैल्सीफ्यूग सॉइल, वैसा सॉइल जहां कैल्शियम का अमाउंट लिटिल है या कम है, नहीं सॉइल में अगर कैल्शियम कम है तो कैल्सीफ्यूग सॉइल बोला जाता है। एक होता है कैलकेरियस सॉइल, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा है, CaCO3, कैल्शियम का गुड सोर्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी है तो आप चूना खा सकते हैं, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। लेकिन वो कार्बोनेट उसको वाटर में डाल के चेंज कर दिया, लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। चावल जो है ना, चावल, चावल का आधा टुकड़ा या 1/4 भी आप खा सकते हैं, अगर डेली खा रहे हैं तो 1/4 खाइए। चावल का दाने के बराबर 1/4 चूना ले लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा खाने में। क्या करना है उसको, पानी में डाल दीजिए, 1 गिलास या आधा गिलास पानी लीजिए, पानी हल्का गुनगुना हो तो ज्यादा अच्छा, उसमें डाल दीजिए, अब पी जाइए वो पानी, डेली कीजिए। बॉडी में कैल्शियम का कमी नहीं होगा, हड्डी भी मजबूत रहेगा। और चूना बहुत सस्ता मिलता है, 2 रुपया का चूना लीजिएगा, 2 महीना चलेगा। अब बहुत तो फ्री में दे देता, हाँ। हाँ, खैनी वाला दुकान में मांग लीजिएगा कि थोड़ा सा चूना दीजिए, फ्री में भी देगा। तो कहने का मतलब वही कैल्शियम का टेबलेट खाने जाइएगा, तो पर डे मालूम चला 5 रुपया का एगो टेबलेट खा रहे हैं, तो बहुत का डिफरेंस है। काम लगभग उतना ही करेगा। आप कैल्शियम खा के देखिए, आप देखिएगा खैनी उनी खाने वाले का, खैनी चूना, बोन उन मजबूत होता है। जितना भी मोटिया तरह के लोग होते हैं, नहीं बोरा उठाने वाला ये सब, देखिएगा वो लोग खैनी खाता है, हाँ, और लेके डाल दिया, तो चूना खा रहा, खैनी के साथ क्या खा रहा है, चूना। पान खाने वाला बोन वोन स्ट्रांग होगा, ताकि चूना जा रहा है उसके मुंह में, तो हम पान खैनी खाने नहीं बोल रहे हैं, केवल चूना। चूना खाइए, कैल्शियम का कमी बॉडी में नहीं होगा। तो एक होता है अल्कलाइन सॉइल, जैसे मान लीजिए बेस, ऐसे समझिए सिंपल सा, घर पे रेडिंग मान लीजिएगा, एसिडिक सॉइल है तो बेस मिला दीजिए, अब बेसिक सॉइल है तो सिंपल सा चीज है। नहीं, तो इस तरह से काम किया जाता है। एक होता है वाटर, टेम्परेचर के आगे अगर बढ़िएगा तो अगला क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर होता है, और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ के लिए। कोई भी लिविंग है तो उसके बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो 70 से 90% क्या है, वाटर ही तो है, वाटर ही तो है। और वाटर की जो हम लोग बात करते हैं, वाटर पे और भी बात हम लोग इसी अगला चैप्टर में करेंगे, इसी का इकोलॉजी का। मैक्सिमम वाटर कहाँ पे है, ओशियन में, 97.5% वाटर ओशियन में होता है, अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका 97.5% ओशियन में, मात्र ग्राउंड वाटर 0.5% है, फ्रेश वाटर होता है 2.5%, जो हम लोग के लिए अवेलेबल है। रिवर उवर में तो और कम होता है, तो रिवर उवर का जो पानी है, नहीं, तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब काउज कर देगा। प्लस हम लोग जो बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, नामी एक्वेटिक कहाँ पे रहेगा, पानी में, तो पानी का टेम्परेचर, पानी का पीएच, ये सब मेंटेन होना चाहिए। अगर उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो वो दिक्कत करवा देगा। साल्ट का कंसंट्रेशन, जैसा कि बताया, सेलिनिटी प्रॉब्लम हो जाता है, सेलिनिटी प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं,
तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो होता है लेस देन 5% होना चाहिए इनलैंड वाटर में, 30 से 35% सी, एंड मोर देन 100% सम हाइपर स्लाइन लेगून, इस सब में होता है। हाइपर स्लाइन बहुत ही ज्यादा होता है, कहे ना वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हाइपर सैलिनिटी प्रॉब्लम को झेल जाता है, और कुछ है कि रेस्ट्रिक्ट कर देता, नहीं झेल पाता। नहीं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कहां पे रहना पसंद करेगा? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर वाले एनिमल को उठा के सी वाटर में डाल दीजिए तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? उसका बॉडी का कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर के लिए एडप्ट है, और समुद्र में डाल दिए तो समुद्र का पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, पानी बाहर आने लगेगा, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आएगा और वो मारा जाएगा। प्रिसिपिटेशन, ये भी क्या होता है? सोर्स ऑफ सॉइल वाटर। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, या मूवमेंट की जो बात करते हैं, अर्थ पे, एयर पे, एटमॉस्फेयर में, ये सब चलता रहता है। नहीं, फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन की बात करें तो एक वाटर का ही फॉर्म सब है। ड्रेजल, ड्रेजल किसको बोलता है? माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वाटर को बोला जाता है ड्रेजल, जो एयर में फ्लोट करता रहता है। रेन किसको बोलता है आपको पता है? लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर। स्नो, सॉलिड फॉर्म में जो वाटर आ गया, बर्फ बोले तो। सिल्ट, आइस माइन्यूट ग्रेन्यूल के फॉर्म में जो गिरता है। हेल्स, लार्ज बॉल, बड़ा बड़ा नहीं बोलता, पत्थर गिरा, तो पत्थर थोड़े होता है, ईटा पत्थर कहां से आएगा? तो क्या है? गोला है, किस चीज का? आइस, बड़ा बड़ा, तो बोलता पत्थर गिरा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है इन फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर, इनविजिबल वेपर, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर, उसी को क्या बोल दिया जाता है? ह्यूमिडिटी। नहीं, ह्यूमिडिटी को जब भी देखा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखा जाता है। क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी? आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए गर्ल्स लोग का हम एग्जाम लिए 100 नंबर का, और उसमें सपोज कीजिए 60 नंबर ही लोग को आया, और बॉयज लोग का एग्जाम लिए 10 नंबर का, और उसमें आ गया 7 नंबर। 10 में 7 और 100 में 60, तो कौन अच्छा है? 10 में 7। क्यों? कैसे पता चला ये बात? तो आप क्या देखें? रिलेटिव। अगर 60 नंबर ही लोग को आया तो 60/100, और आप लोग का 7/100, 7/10, नहीं, तो रिलेटिव देखा गया। जैसे 100 नंबर का एग्जाम लिया और उसमें किसी को 70 नंबर आ गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 100/70 की 70/100? 70/100। तो 100 क्या है? मैक्सिमम है, तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। नहीं, एक बार हमको आज से बहुत दिन पहले की बात है, बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है ना, 100 नंबर का इंग्लिश हुआ था, और उसको नंबर आया था 110। हाँ, हम देखे हुए सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड का। एग्जाम हुआ था 100 का, और नंबर आया था, तो जो कितना मजेदार था, और जोड़ जाके फर्स्ट डिवीजन उनका बढ़िया। तो ये तो गड़बड़ हो गया, गलत है, सब लोग जान गया, क्योंकि मैक्सिमम 100 का एग्जाम हुआ तो 100 ही होना चाहिए था, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बढ़ गया, तो भी दिक्कत। हाँ, बिहार में कुछ भी हो सकता है। खैर, तो देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखा जाता है। ह्यूमिडिटी में रिलेटिव, जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में जो एयर है, तो यहाँ का एयर का मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ तो होगा। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, और अभी के टाइम में कितना है? तो अभी के टाइम में जितना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, वही क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से इसका अमाउंट को मेजर किया जाता है। ऐसे तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला होता है साइकोमीटर। नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो बात करें वो मेजर किससे किया जाता है? साइकोमीटर। विंड स्पीड को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से। एक होता है ट्रोपोग्राफिक। ट्रोपोग्राफिक की जो बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या बताता है? ट्रोपोग्राफिक फिजियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, स्लोप, एक्सपोजर, माउंटेन, वैली, ये सब क्या है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोग्राफिक फैक्टर में रखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग वहां का विंड स्पीड, वहां का रेनफॉल, नहीं, वहां का लाइट, ये सब फैक्टर डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म के। अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल।
इकोलॉजी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 4 क्लास, मैक्सिमम 4, ऐसे 3 में सलट जाएगा। क्लियर? तो आपका खत्म होने जा रहा है इकोलॉजी। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं समझ रहे हम। देखिए, पत्ता वैसे तो जब तक जिंदा है सील तो लिविंग, लेकिन प्लांट से डिटैच हो गया है तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे वो मर जाएगा, क्या कि उसको न्यूट्रिएंट डेट्रीबोरस होता है, तो वो नॉन लिविंग को खाता है। आप एकदम सही सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि पत्ता जैसे तुरंत गिरा तो उसको नहीं खाएगा वो। पत्ता को लैब में आप लेके चले जाइए, उससे हम नया प्लांट बना के दे देंगे आपको, लेकिन क्या है डिटैच हो गया तो मरेगा, वो कंफर्म है। लीफ अगर प्लांट से डिटैच हो गया तो मरेगा, है ना? तो वो इसमें आएगा, धीरे धीरे वो मरेगा। सेल जैसे लीफ में हम लोग बोलेंगे कि वो तो पार्ट डिटैच हो गया तो अब मरेगा, लेकिन उसका जो सेल की अगर बात करें तो तत्काल तो वो लिविंग है, लेकिन डिटैच होने के बाद वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बहुत सारा सेल डेड होने लगेगा, है ना? डेट्रीबोरस होता है अर्थवर्म। क्लियर है यहाँ तक? मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 क्लास में आपका इकोलॉजी क्लोज हो रहा है। नहीं, चलिए लाइव के बच्चे बाय।